Hello everyone, good morning. Welcome to NTA NEET Test 92 Chemistry Discussion. I'm Shashi. First question से start करने जा रहे हैं. If the electron in hydrogen atom jumps from the third orbit to second orbit, the wavelength of the emitted radiation is given by. तो हम Rydberg-Balmer equation use कर लेंगे. 1 upon lambda this is equal to R 1 upon n square minus 1 upon m square. यहाँ पे m जो होगा वो ग्रेटर दैन n होगा. नहीं भी तो अगर आपको ये सब नहीं पता रहता है तो सिंपली आपको ये पता रहना चाहिए कि जो लैम्डा है वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, तो उसके बेसिस पे आप इसको सेटअप कर सकते हैं. तो r 1 अपॉन ये एक थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे आ रहा है 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी r 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, मतलब 9 माइनस 4 और अपॉन 9 इंटू 4. तो ये वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है दिस इज़ इक्वल टू r 5r/36, मतलब लैम्डा क्या आ जाएगा, और लैम्डा इज इक्वल टू 36 अपॉन 5r. तो 36 अपॉन 5r जो है वो करेक्ट आंसर है. सेकंड क्वेश्चन पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर NO3 माइनस आयन. नाइट्रेट आयन है, तो नाइट्रेट आयन के लिए अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रेट आयन का लेवी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड O है और 2 ऑक्सीजन है जो कि सिंगल बॉन्डेड है, और इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, और नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है ना. इसमें जनरली लोग क्या गलती करते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज बनाने के लिए उसके साथ 5 बॉन्ड बना देते हैं. तो ये मिस्टेक नहीं करना है आपको. नाइट्रोजन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो 4 बॉन्ड ही रखेंगे हम इसमें. इसके बाद अगर हम फॉर्मल चार्ज देख रहे हैं, देखो ओवरऑल इस पर फॉर्मल चार्ज 0 है, तो ओवरऑल सम ऑफ फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, सम ऑफ फॉर्मल चार्ज एक्चुअल चार्ज के इक्वल ही रहता है, तो वो तो -1 है, लेकिन यहाँ पे +1 गिवन है, मतलब ये गलत आंसर है. इसके बाद फॉर्मल चार्ज ऑन वन ऑफ द ऑक्सीजन के लिए आपको फर्दर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा. या आप ऐसा सोचिए सिंपली, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है और इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो 2 नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक ऑक्सीजन पे -2/3 का चार्ज आएगा. तो -2/3 है एक, तो फॉर्मल चार्ज ऑन वन ऑफ द ऑक्सीजन इज़ -2, तो ये भी गलत हो गया. फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन इज़ +1, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. और एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इज़ -1/3, ये भी गलत है. विच कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द लेबोरेटरी. तो लेबोरेटरी में अगर हम देखें, जिंक और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जिंक और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ZnSO4 बनता है, और साथ ही SO2 गैस बनती है, ना कि H2 गैस बनता है. और जिंक और डाइल्यूट HNO3 के साथ बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं. जैसे जिंक के साथ अगर हम वार्म रख रहे हैं, कंडीशन वार्म और डाइल्यूट HNO3 है, तो फिर N2O फॉर्म होगा, और साथ में ZnNO3 तो फॉर्म होता ही है, जिंक नाइट्रेट और H2O फॉर्म होता है. लेकिन यही अगर हम कोल्ड और डाइल्यूट यूज़ कर रहे हैं, कोल्ड और वेरी डाइल्यूट जनरली यूज़ करते हैं, कोल्ड और डाइल्यूट अगर यूज़ करेंगे तो फिर NH4NO3 फॉर्म होगा, अमोनियम नाइट्रेट, और साथ में तो ये दोनों सेम ही बनेंगे इसमें भी. तो H2 गैस नहीं इवॉल्व हो रहा है, ये आप समझिए. और इसको अगर हम हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ यूज़ कर दें, तो हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2 गैस रिलीज़ होगी, ना कि H2 गैस रिलीज़ होगा. तो यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 सिंपली लिखा है, तो इन एनी केस जिंक के साथ रिलीज़ नहीं होगा. तो सेकंड तो वैसे भी ऑप्शन नहीं है. प्योर जिंक डाइल्यूट H2SO4, प्योर जिंक के साथ जो रिएक्शन होती है वो बहुत स्लो होती है, हमें उसके साथ कुछ इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है. जिंक का सरफेस रिएक्टिव बहुत कम रहता है, तो इसके सरफेस मतलब एक्टिव साइट्स क्रिएट करने के लिए हमें Cu2+ आयन्स ऐड करने पड़ते हैं, जो कि इसके साथ ऑक्सीडेशन करके Zn2+ में कन्वर्ट कर दे और साइट्स बन जाए, एक्टिव साइट्स जहाँ पर रिएक्शन हो सके. तो तीनों ही नहीं होंगे, मतलब विच कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी यूज्ड, मतलब ऑल 3 कैन नॉट बी यूज्ड. The number of moles of oxygen in 1 liter of air containing 21% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम. बाई वॉल्यूम का क्या मतलब है कि 21 ml जब ऑक्सीजन रहता है, या 21 लीटर ऑक्सीजन रहता है आउट ऑफ 100 लीटर सॉल्यूशन. ठीक है, ऐसे तो ml में लिखते हैं, बट ठीक है वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा. तो 100 लीटर में 100 लीटर एयर में 21 लीटर O2 है. हमें बोला गया है कि 1 लीटर एयर में क्या होगा, तो इसको 1 लीटर एयर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.21 लीटर O2. दिस इज़ इक्वल टू 210 ml O2. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन,
तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन एसटीपी पे देखिए ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक करते हैं ये लोग। एसटीपी पे जो एक्चुअली वॉल्यूम होती है वो 92.7 लीटर होती है ना, 1 बार लेते हैं। बट ये ओल्डर मेथड है जिसमें 22.4 लीटर पर मोल, ये एक्चुअली ओल्डर है कंडीशन, अभी चेंज हो चुका है। बट और चेंज हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, बट ये लोग इम्प्रूव करना नहीं चाहते। बट ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 210 ml O2 दिया हुआ है और हम इस पुराने वाले से ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। वन मोल O2 का जो वॉल्यूम है एट स्टैंडर्ड कंडीशन वो है 22.4 लीटर। तो लीटर को फिर ml में कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 210 ml O2 अपॉन 22400 ml O2 इंटू 1 मोल O2। तो ml O2 और ml O2 कैंसिल हो गया और ये डायरेक्टली मोल O2 में आ जाएगा। तो 0 और 0 भी कैंसिल हो रहा है, तो ये वैल्यू आ रही है 21 और अपॉन 2240। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें, क्योंकि वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी डिफरेंट दूर दूर के बना है, इसको 21/2100 लिख रहा है, विच इज़ इक्वल टू 1/100। दिस इज़ इक्वल टू 0.01 और 0.01 किसके पास है, 0.01 0.009 के पास है। तो 0.0093 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा इंटेलिजेंटली सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर में अगर हम देखें तो कटायन जैसे है, कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये अनायन को अपने तरफ जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने से क्या होता है, अट्रैक्ट करने से इन दोनों के बीच में कुछ नेगेटिव चार्ज शेयर हो जाता है। कटायन अगर पुश पुल करेगा उसके पोलराइजिंग पावर के थ्रू, तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगी, इसको हम कोवेलेंट कैरेक्टर में मानेंगे क्योंकि ये दोनों जगह शेयर हो गई है। तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है कि छोटा कटायन रहना चाहिए, मतलब स्मॉलर कटायन ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा, ज़्यादा अट्रैक्टिंग पावर होगी उसकी। और अगर लार्जर अनायन होगा, लार्जर अनायन होने से भी उसका डिफ्यूज़न आसान है, उसको खींचना आसान हो जाएगा, पोलराइजेशन आसानी से हो जाएगा उसका। तो स्मॉलर कटायन, लार्जर अनायन, ये सब किसको फेवर करेंगे, ये सब कोवेलेंट नेचर को फेवर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सबसे छोटा, क्योंकि यहाँ पे अनायन की साइज सेम है, सब में आयोडीन है, तो जितना छोटा कटायन होगा उतनी ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगी। तो ये लिथियम, देन सोडियम, देन के, देन आरपी, देन CS, तो ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, प्रोपेनल बनाया, CHO ग्रुप है, 2,2 पे डाइमिथाइल लगा दिया। अब डाइमिथाइल लगाने के बाद तो अल्फा हाइड्रोजन बचा ही नहीं, तो ये नहीं शो करेगा। 2,2 डाइमिथाइल 1 नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन है, और 2,2 डाइमिथाइल मतलब अगेन 1 नाइट्रो 1 2,2 डाइमिथाइल, ये तो शो कर सकता है 1 2 3 1 नाइट्रो, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये फिर इन्होंने एक्चुअली गलत सोच के नाम लिख दिया है, इनको 1 डाइमिथाइल ही लिखना चाहिए था। देखिए, तो एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचेगा, डबल बॉन्ड N O और OH, तो ये तो शो कर सकता है टॉटोमेरिज्म, तो ये तो करेक्ट आंसर हो गया। एसिटाइल एसीटोन अगर हम देखते हैं तो एसिटाइल एसीटोन, लेकिन इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सबसे पहले एसीटोन बना लो और इस पे एक तरफ कोई एसिटाइल ग्रुप। तो एसिटाइल ग्रुप क्या होती है, जैसे ACOH लिखते हो एसिटिक एसिड को, तो ये जो AC ग्रुप है यही तो एसिटाइल है, तो ये है एसिटाइल, ये ग्रुप है ना। तो ये अगर हम ड्रॉ कर दे तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो फिर ये भी टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो दो करेक्ट आंसर होगा। बेंजोफिनोन अगर हम देखें तो बेंजोफिनोन में ये है इसका स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड हो, और तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। तो मिस्टेक है, इन्होंने नाम ही गलत सोच के लिख दिया है। द डिजोल्यूशन ऑफ ALOH होल थ्राइस बाई ए सोल्यूशन ऑफ NaOH रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो ALOH होल थ्राइस आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, NaOH है, अगर OH माइनस देगा, OH माइनस देगा अगर, तो ये क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा एल्यूमिनियम OH 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 और एक OH और ओवरऑल माइनस, मतलब ये बन गया है AlOH होल 4 माइनस। ठीक है, लेकिन हमें H2O का भी इनकॉर्पोरेशन दिखाना है, तो अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितना H2O लगाएंगे। तो जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहता है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए 2 H2O लगाते हैं। और क्यों रहता है ये भी आप समझ सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम की जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम वो है 13, बट यहाँ पे एल्यूमिनियम नेगेटिव है तो ये +1 हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें क्या चाहिए, हम अगर इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर से देखें PAN जो होता है, तो वो नियरेस्ट नोबल गैस के पास जाना चाहता है। नियरेस्ट नोबल गैस 18 है, तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अगर और मिलेगा तो ये 18 बन जाएगा। इसका मतलब है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 2 H2O चाहिए, जो कि अपने 2 लिगेंड डोनेट करेंगे तो इससे, तो 2 H2O के थ्रू काम हो जाएगा। तो C जो है वो करेक्ट आंसर है। एनीवे आप यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल लिगेंड सोच के भी काम कर सकते हैं। अरेंज गिवन कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। तो डिक्रीजिंग एसिडिटी के लिए सबसे पहले तो ये पता करें कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। अभी हमने देखा जैसे CH3NO2 है, तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, ये हाइड्रोजन जो अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर इसका हम इस हाइड्रोजन को एक रिमूव कर दें तो CH2- बनेगा यहाँ पे, और वो CH2- NO2 के साथ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा होगा, मतलब स्टेबलाइज होगा, इसलिए ये एसिडिक है। इस तरह से आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर सकते हो। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड और NO2 NO-O- और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। तो ये अब हमें ये देखना है कि ये नेगेटिव कितना ज़्यादा स्टेबल है। अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्टेबल होगा तो वीक बेस होगा, तो जो करस्पॉन्डिंग एसिड होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। तो NO2 जो है वो स्टेबलाइज कर रहा है नेगेटिव चार्ज को। तो जितना ज़्यादा NO2 ग्रुप है, जैसे इसके पास 3 NO2 ग्रुप है, तो 3 NO2 ग्रुप है, तो ये हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो C-, एक NO2 इधर, एक NO2 इधर और एक NO2 इधर। तो ये नेगेटिव चार्ज इधर भी शेयर कर सकते हैं हम, चाहे तो इसको इधर भी शेयर कर सकते हैं और चाहे तो इसको इधर भी शेयर कर, तो बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे हम। तो इससे क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया नेगेटिव चार्ज, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। तो फोर्थ जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में आ रहा है, तो उसको सबसे पीछे लिखना है हमें, क्योंकि डिक्रीजिंग एसिडिटी तो सबसे स्ट्रॉन्ग 4 है। इसके बाद फिर इसमें देखिए सेकंड वाले में 2 NO2 ग्रुप है, 4 के बाद 2 आ जाएगा। 3 और 1 में अगर देखें तो 3 में एक CH3 ग्रुप है जो कि एक्चुअली हिंड्रेंस कर रहा होगा नेगेटिव चार्ज को। अगर ये पुश करेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट से उस नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, तो 3 सबसे कम हो जाएगा। तो 4 देन 2 देन 1 देन 3। ड्यूरिंग हुप्स प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम द मिडल लेयर इज ऑफ। तो हुप्स प्रोसेस जो है वो वेरी प्योर एल्यूमिनियम को फाइंड करने के लिए हम बनाते हैं, वेरी हाई प्योरिटी एल्यूमिनियम के लिए, वेरी हाई प्योरिटी एल्यूमिनियम के लिए इसको यूज़ करते हैं। और प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस एक्चुअली एक आयरन कंटेनर है जो कि कार्बन लाइनिंग है इसमें, और 3 कंपार्टमेंट्स रहते हैं बेसिकली इसमें। नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है ये एनोड कंपार्टमेंट है, और एनोड कंपार्टमेंट है और ये बना हुआ है मोल्टन एलॉय से, मोल्टन एलॉय ऑफ कॉपर, क्रूड एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सब से बना हुआ है। सेकंड जो लेयर है, सेकंड लेयर रहता है मोल्टन फ्लोराइड्स, है ना। मोल्टन फ्लोराइड्स मतलब सोडियम फ्लोराइड रहता है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड रहता है, क्रायोलाइट रहता है, क्रायोलाइट के साथ BaF2 रहता है, तो ये सारे रहते हैं। थर्ड, और ये जो है ये है कैथोड कंपार्टमेंट में जनरली ग्रेफाइट रॉड डिप्ड रहता है, कार्बन रॉड और कार्बन या ग्रेफाइट जो भी बोलो, और इसमें प्योर या मोल्टन ही है, बट मोल्टन प्योर एल्यूमिनियम है, या मोल्टन एल्यूमिनियम सिंपली लिख रहा है, प्योर ही है। तो ये है बेसिक कंस्ट्रक्शन इसका हुप्स प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का, और ये है कैथोड। ठीक है, तो ये कैथोड है, एनोड है, और बीच का लेयर क्या है, मोल्टन क्रायोलाइट BaF2, ये मिडिल लेयर है।
जैसे अगर प्योर एल्यूमिनियम पूछा जाता तो प्योर एल्यूमिनियम कैथोड रहता है, इम्प्योर एल्यूमिनियम पूछा जाता तो ये एनोड रहता, जो कि एलॉयज़ थे। एलॉयज़ बेसिकली इम्प्योर एल्यूमिनियम में आ जाएंगे। The equivalent conductivity of 0.1 molar weak acid is 100 times less than that of infinite solution. The degree of dissociation, तो degree of dissociation सिंपल है, अल्फा जो होता है वो लैम्डा एम या लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट से फाइंड कर लेते हैं। लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन ये 100 टाइम्स लैम्डा इक्विवेलेंट है, तो ये यहाँ से 0.01 आ जाएगा, तो 0.01 करेक्ट आंसर हो जाएगा। B2H6NH3 के साथ रिएक्शन करता है तो एडिशन कंपाउंड है। अब देखो B2H6 जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। अगर आप B2H6 को देखो तो बनाना बॉन्ड रहता है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो हम इसको चाहे तो पार्शियल बॉन्ड से भी शो करते हैं, मतलब डॉटेड शो करते हैं इसको। तो NH3 क्या करेगा, NH3 इस पर रिएक्शन कर सकता है। NH3 जब बोरोन पे अटैक करेगा तो अब ये फिर कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो एक तो यहाँ पे हमें BH4 बनता हुआ दिख रहा है, BH4 माइनस, और इधर क्या दिख रहा है, इधर दिख रहा है BH2 और NH3 प्लस। तो अभी भी ये पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, तो फिर से ये एक और NH3 के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो एक और NH3 के साथ ये रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा BH2 NH3 प्लस दूसरा BH4 माइनस तो है ही। तो ये बेसिक रिएक्शन है। तो जो X है, X ये फॉर्म हो गया अपना, है ना। अब जब हम इसका रिएक्शन करते हैं, हीटिंग करते हैं Y के साथ, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है B3N3H6 में, जो कि बोराजीन है। तो बोराजीन और H2 फॉर्म कर लेगा। ये भी रिएक्शन आसान है, मतलब अगर मैकेनिज़्म चाहो तो मैकेनिज़्म भी लिख सकते हैं, बट जनरली अपने सिलेबस में ज़्यादा मैकेनिज़्म ये सब कवर नहीं होता है, तो थोड़ा आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो बोराजीन और H2 फॉर्म जाएगा। अरेंज द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन जनरली थोड़ा टफ रहता है, जनरली पूछना भी नहीं चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट पूछ दिया। मेल्टिंग पॉइंट को अरेंज करना इतना आसान नहीं है, इनफैक्ट जो पूछने वाला है वो भी, उससे भी अगर आप पूछ दोगे कि इसका बता दो, तो फिर वो खुद से तो नहीं बता पाएगा। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो हमें नॉर्मल ब्यूटेन दिया हुआ है और सिस 2 ब्यूटीन दिया हुआ है और ट्रांस 2 ब्यूटीन दिया हुआ है और 1 ब्यूटाइन दिया हुआ है, ऐसा, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो हमें सिस और ट्रांस में थोड़ा बहुत कंपैरिजन तो पता रहता है। जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो सिमिट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, मतलब जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर सिमिट्री पे डिपेंड करता है, फिर मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, और म्यू डाइपोल मोमेंट ये सब पे डिपेंड करता है। तो इतना ज़्यादा अपने मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टडीड नहीं है ये, मतलब जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वेरी वेल स्टडीड है, वेरी वेल उसके ग्राफ्स आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के ग्राफ इतने प्रॉपर नहीं आते हैं, इतना ज़्यादा ट्रेंड फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे जब हम देखें तो सिमिट्री जितनी ज़्यादा रहती है उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो इस ट्रांस 2 ब्यूटीन में जनरली ऐसा बोला जाता है कि सिमिट्री स्ट्रॉन्ग है, सेंटर ऑफ सिमिट्री के बेसिस पे जनरली देख रहे हैं यहाँ पे, तो या एक्सिस ऑफ सिमिट्री बोल सकते हैं। तो सिमिट्री स्ट्रॉन्ग है तो ट्रांस 2 ब्यूटीन की सिस 2 ब्यूटीन से ज़्यादा होगी मेल्टिंग पॉइंट। बस इतना ही कंपैरिजन आप कर सकते हो, बाकी तो आपको अगर डेटा पता है और गूगल है तभी कर पाओगे। तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। तो इन दोनों में आप इतना जज कर सकते हो कि 3 जो है वो ग्रेटर दैन 2 है। अब 3 ग्रेटर दैन 2 इसमें नहीं है, 3 ग्रेटर दैन इसमें नहीं है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। 3 ग्रेटर दैन 2 इसमें है। अब इतना काम कर सकते हैं। बाकी फिर मैंने गूगल किया, गूगल करके फिर मैंने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट्स क्या क्या है। तो नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -138 डिग्री सेल्सियस है, और जितना विकीपीडिया में दिया हुआ है उसके हिसाब से सिस 2 ब्यूटेन का -139 है और ट्रांस का 105.5 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों का तो बता दिया हमने, और ये -127 डिग्री सेल्सियस। तो ये फिर कंपैरिजन है। तो इसका सबसे कम है ना नॉर्मल ब्यूटेन का, तो 1 का सबसे कम हो जाएगा। तो 4 3 देन 2, अच्छा 4 का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट 3 का है, तो 3 सबसे ज़्यादा हो जाएगा, 3 2 1 एंड देन 4। अब इसमें थोड़ी वैल्यूज़ ऐसे उल्टा पुल्टा सब कुछ दिया हुआ है, तो फिर जज करना थोड़ा मुश्किल है ना। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर मैंने लिख दिया है, इसके बेसिस पर अगर हम करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, 3 सबसे ज़्यादा है, इसके बाद 3 के बाद 4 आता है, इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद 138 हम ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, और इसके बाद फिर
3 4 देन 1 देन 2 तो 2 सबसे कम है वैल्यू, तो ये एक्चुअली करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए, बट ठीक है, अब चॉइस पे डिपेंड करता है और आपकी थिंकिंग पे वहाँ पे डिपेंड करता है क्या करोगे। तो मैंने बता दिया कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इतना आसान नहीं है देखना, तो एक्चुअली हमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स के नहीं पूछना चाहिए। HCN इज़ अ वीक एसिड। NH4OH अगेन एक पुराना नाम है किसके लिए, NH3 के लिए। इज़ अ वीक बेस Kb इक्वल टू दिस, अ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NH4CN वुड बी। तो NH4CN किसके मिलने से बन रहा है, NH4CN मिलने से बन रहा है NH3 और HCN। अब इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगा। तो NH3 की Kb है 10⁻⁵ के ऑर्डर में, और इसका Ka है 10⁻⁻10 के ऑर्डर में। तो 10⁻⁵ जो है वो बड़ा है इस वैल्यू से, तो बेसिक होगा सॉल्यूशन, और क्योंकि वीक बेस ही है NH3 तो ये वीकली ही बेसिक होगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज़ गिवन बाई। तो हमें प्रेशर अल्फ़ा के टर्म्स में पूछा गया है, तो प्रेशर और अल्फ़ा के टर्म्स में सॉल्व करते हैं। इन्होंने कुछ लिखा नहीं है अगेन, तो हम अपने मन से ही सब कुछ एजम्पशन लेंगे। H2 गैस और प्लस हाफ O2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम 1 मोल से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि इसका 1 मोल लिया है हमने, तो डिकम्पोजिशन होगा तो माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और ये प्लस अल्फ़ा पे 2, तो मोल फाइनली क्या हो रहा है 1 माइनस अल्फ़ा 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 बाई 2। तो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन के लिए ओवरऑल मोल से डिवाइड कर देते हैं। ओवरऑल मोल 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 आ रहा है, 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2, टोटल मोल्स अगर हम ऐड करते हैं तो मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हमें क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर, तभी तो हम Kp या किसी के साथ रिलेट करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर P मान लेते हैं, ओवरऑल प्रेशर दिया हुआ है P एट इक्विलिब्रियम 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 टाइम्स P अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 टाइम्स P अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 टाइम्स P। तो Kp क्या आ जाएगा, Kp है देखो H2 का प्रेशर इनटू प्रेशर ऑफ O2 की पावर हाफ है और अपॉन प्रेशर ऑफ H2 है। तो बस वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ अपने पास क्या क्या आई हैं, H2 के लिए आया है ये वैल्यू अल्फ़ा P अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू, और O2 के लिए आया है अल्फ़ा बाई 2, 2 को मल्टीप्लाई ही कर देते हैं नीचे, तो 2 प्लस अल्फ़ा बन जाएगा P टू द पावर 1 बाई 2, और H2O से डिवाइड करना है तो इसे डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 1 माइनस अल्फ़ा और टाइम्स P। तो ये वैल्यू आ रही है। तो अब कैंसिलेशन करते हैं, प्रेशर और प्रेशर कैंसिल हो गया, 1 माइनस अल्फ़ा तो नहीं कैंसिल हो रहा, 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो गया। तो अब क्या वैल्यू आ रही है अपने पास, देखो अल्फ़ा बचा हुआ है और यहाँ पे अल्फ़ा बचा हुआ है, तो ये अल्फ़ा टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 2 मतलब 3 बाई 2 आ गया। प्रेशर है एक, प्रेशर का टर्म है 1 बाई 2 के साथ, और 1 माइनस अल्फ़ा बचा हुआ है, पावर हाफ, 1 माइनस अल्फ़ा 1 और 2 प्लस अल्फ़ा की पावर हाफ, ये है। तो देख लेते हैं, तो देखें तो सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा अपना, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन पे आता है 50 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 1। pH इक्वल टू 1 का मतलब है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, pH इक्वल टू 1 मतलब H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 10 टू द पावर -1 मोलर, और pH इक्वल टू 2 है मतलब H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 10 टू द पावर -2 मोलर। तो कॉन्सेंट्रेशन आ गया और दोनों का वॉल्यूम भी पता है, ये 50 ml लिया है और ये भी 50 ml लिया है, तो नया कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो न्यू कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है नया टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे 50 इंटू 10 टू द पावर -1 मिलीमोल प्लस 50 इंटू 10 टू द पावर -2 इसके लिए, तो ये मिलीमोल आ गया, और अपॉन मिलीलीटर, तो 50 प्लस 50 टोटल वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो ये 100 मिलीलीटर आ जाएगा। तो 50 ये कॉमन ही ले लेते हैं 50 को और कैंसिल कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ रही है 50 कॉमन लिया बाई 100 हो गया, और ये 10 टू द पावर -1 है और ये 10 टू द पावर -2 है, तो सेम पावर में लिख रहा है 10 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर -2, इतना मोलर आ गया। तो ये तो हाफ हो गया, और ये 10 और प्लस 1 11/2 इंटू 10 टू द पावर -2 मोलर। 11/2 को क्या लिखा है, 11/2 होता है 5.5, और ये 10 टू द पावर -2 है तो इसको लिख देते हैं 55 ही कर देते हैं इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर। तो ये H3O प्लस आ गया, तो pH आ जाएगा यहाँ से, pH हो जाएगा 3 माइनस लॉग
55। अब log 55 को क्या लिखा है, इसको लिखते हैं 3 माइनस log 11 प्लस log 5। log 11 की वैल्यू होती है 1.04, थोड़ा बहुत याद रखना है, और ये 0.7, तो ये वैल्यू आ रही है 3 माइनस 1.74, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.26, तो 1.26 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस अगर हम कर रहे हैं, मतलब OH माइनस या H2O का रिएक्शन कर रहा है इस पोजीशन पे, अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो OH प्लस मान लो, और फिर H2O प्लस इस पर रिएक्ट करेगा, H2O इस पर रिएक्ट करेगा, तो H2O का रिएक्शन अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, और साथ में ये जो ग्रुप निकलेगा ये यहाँ पे CH3O माइनस निकल रहा है, तो इसका निकलना रिलेटिवली आसान है, और यहाँ पे डबल O माइनस निकल रहा है, तो यहाँ पे इसके स्टेरिक ये पुश कर रहा है ज़्यादा, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसका निकलना फिर डिफ़िकल्ट है। तो बी तो कम रेट हो गया हाइड्रोलिसिस की दैन ए। सी में भी सेम केस, सी में भी तो सेम ही केस दिया हुआ है, एक्चुअली बी और सी तो स्ट्रक्चर सेम ही बना दिए हैं। डी में तो और अच्छा सी ये है, तो सी में 3 बना दिए हैं, तो ये इसका निकलना और मुश्किल है, O माइनस है, और इसमें भी सेकेंडरी पोजीशन तो है ही O माइनस के लिए, तो इसमें प्राइमरी पोजीशन है, तो इसका निकलना सबसे आसान है। हिंड्रेंस से देख लो, या तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है कार्बन पे जब अटैक करने जा रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। द एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ CuCl3 कंज्यूम 2 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट मतलब कि 2 Ag प्लस के साथ रिएक्शन होगी तो 2 AgCl फॉर्म हो जाएगा, तो यही सही आंसर है। इसमें 2 Cl बाहर है, ये दोनों Cl 2 Cl माइनस बना लेंगे, इसमें तो 1 मोल Ag प्लस ही कंज्यूम होगा, और इसमें तो AgNH3, इसमें तो इसका 2 मोल कंज्यूम होगा एक्चुअली, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस बनेगा। तो विच एल्किन विल गिव ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट। तो 1 ब्यूटीन है, अगर 1 ब्यूटीन का अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं Br2 और CCl4 के साथ, तो ट्रांस एडिशन होता है, बट यहाँ पे Br और Br अटैच हो जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है ऑप्टिकली। एक्चुअली ये तो रेसिमिक बनेगा, तो रेसिमिक बनने के कारण ये इनएक्टिव ही रहेगा, बट जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली यहाँ पे कायरल प्रोडक्ट है, इन्हें कायरल प्रोडक्ट्स लिखना चाहिए था। सॉल्यूशन तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा, बट ठीक है, पूछने का वे है ऐसा। प्रोपीन है तो सेम ही चीज़ हो जाएगी। सिस टू ब्यूटीन है, Br2 CCl4 का जो एडिशन होता है वो एंटी एडिशन होता है, मतलब एक Br बाहर लगेगा तो एक Br अंदर लगेगा, तो ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये भी कायरल बन रहा है ना। और ट्रांस टू ब्यूटीन अगर हम देखें तो ट्रांस टू ब्यूटीन में जब Br2 और CCl4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक Br बाहर लगेगा और एक Br अंदर लगेगा, तो ये कैसा बन रहा है, ये अकायरल बन रहा है। कैसे अकायरल बन रहा है, क्योंकि इसके पास एक सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगी तो फिर ये अकायरल हो जाएगा, मतलब ये करेक्ट आंसर हो गया अपना, मेसोफॉर्म हो गया। बाकी में कायरल बनेंगे तो प्लस माइनस रेसिमाइज हो रहा होगा, ये जैसा फर्स्ट वाला हमने बोला कि रेसिमाइज हो रहा है, वैसे ही ये भी रेसिमाइज हो रहा होगा। तो सी आंसर था या डी था, डी आंसर करेक्ट है इसका। द डिफरेंस बिटवीन हीट्स ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है उसको डेल्टा H बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा U बोलते हैं, और प्लस डेल्टा NG/RT आ जाएगा। तो डेल्टा NG की वैल्यू अगर हम देखें तो गैसियस मोल्स 12 और यहाँ पे 15, तो -3 है। हमें यही पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब डेल्टा H माइनस डेल्टा U दिस इज इक्वल टू डेल्टा NG/RT। RT की वैल्यू आप 25 डिग्री सेल्सियस पे याद रख सकते हो, 25 डिग्री सेल्सियस पे 2.5 किलो जूल के अराउंड होता है, तो -3 इंटू 2.5 किलो जूल, तो ये -7.5 के आसपास आ रहा है। When aluminium oxide Al2O3 is electrolyzed for the production of aluminium metal for a given quantity of electricity, if the volume of O2 gas obtained is this liter measured at NTP। अब अगेन NTP दिया है, मुझे पता है कि ये इन्हें इतना मतलब नहीं है एक्चुअली, NTP STP 1 बार 1 NTP STP। देखो ओल्डर मेथड में जब 1 ATM यूज़ करते हैं तो 22.4 लीटर पर मोल वॉल्यूम आता है, ठीक है, और जब 1 बार एक्चुअली ये करेक्ट है तो 22.7 लीटर पर मोल आता है।
एनटीपी में 20 में जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, तब जब जो मोलर वॉल्यूम है वो एक्चुअली 24.4 आता है। कब? जबकि हम 1 ATM ले रहे हैं, और जब हम 1 बार लेंगे तो ये 24.7 आता है। लेकिन ये मानते हुए कि ये सोचते कम है, हम सब कुछ के लिए 22.4 ही ले लेंगे। ठीक है, तो O2 गैस कैसे प्रोड्यूस हो रहा होगा? O2 गैस H2O से प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब H2O को बैलेंस करना, ऑक्सीजन इधर एक है तो इधर 2 ऑक्सीजन लगा देते हैं। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए -2 चार्ज है इस पर, ये 0 पे जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, और हाइड्रोजन के लिए 4H+ ऐड कर देते हैं, तो ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ से देखें O2 इन्होंने दिया है 201.6 लीटर, तो मोल O2 कितना आ जाएगा? 22.4 लीटर पर मोल है, तो इतना मोल O2 आ गया। और इतना मोल O2 है तो इलेक्ट्रॉन कितना रिक्वायर्ड होगा? 4 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतने मोल इलेक्ट्रॉन आए थे। अब आप देखिए, हमें बोला जा रहा है कि फॉर सेम क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑब्टेंड, तो इतने मोल इलेक्ट्रॉन आ गए, मोल कैंसिल कर देते हैं, 4 मोल इलेक्ट्रॉन तक हम आ गए हैं। और अगर एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 3+ चार्ज पे है, तो 3+ चार्ज है अगर, तो इसको 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे ये एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो, है ना। तो जितने, मतलब कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ मतलब 1/3 हो रहा है, मतलब यहाँ पे 201.6 अपॉन 22.4 इंटू 4 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो एल्यूमिनियम इसका 1/3 बनेगा, तो 1/3 इतना एल्यूमिनियम, इतने मोल एल्यूमिनियम बन जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। 22.4 को डिवाइड ही कर देते हैं, 224 और अपॉन 2016, तो एक बार में तो कैंसिल नहीं हो रहा है ये। 224 कितने टाइम्स आएगा? 9 टाइम्स, 9 चौके 36, 3 9 दूनी 18, 19 20 21, 2 9 दूनी 18, 19 20, वाह 9 टाइम्स पूरा पूरा कैंसिल हो गया। 3 3 9, तो ये 12 मोल एल्यूमिनियम आ गया, तो 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट मैच फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आयनाइजेशन एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ये आयनाइजेशन तो शो करेगा, Br अंदर है, Cl बाहर आ जाएगा। ऑप्टिकल शो नहीं करेगा क्योंकि En2 है। इन ऑप्टिकल भी शो करेगा क्योंकि En2 है, क्रोमियम है, तो जैसे ऑक्टाहेड्रल बना दिया हमने, Br बनाया और Cl बना दो, तो En है तो नाइट्रोजन से इस तरह से कनेक्टेड होंगे ये, और नाइट्रोजन से इस तरह से कनेक्टेड होंगे, तो यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, तो यही कायरल हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि Br और ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, Br है और इधर Cl है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। Ma3B3 के जैसा कॉम्प्लेक्स है ये, Ma3B3 जो होता है वो फेशियल और मेरिडियोनल शो करता है। हाइड्रेट आइसोमर शो नहीं करेगा क्योंकि बाहर में कोई अनायन प्रेजेंट नहीं है, बाहर में कोई अनायन रहता तो फिर H2O बाहर जा सकता था, तो ये इनकरेक्ट हो गया, फिर ये इनकरेक्ट है। लिंकेज तो शो करेंगे, SCN है, और पैरामैग्नेटिक नेचर तो वो हम ऑक्सीडेशन नंबर से फाइंड कर सकते हैं। वेव फंक्शन ऑफ द ऑर्बिटल इज प्लॉटेड अगेंस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, साई के साथ प्लॉट किया है। अब देखो, जब 0 है रेडियस तब साई की कुछ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, और जैसे अगर p ऑर्बिटल रहता तो p ऑर्बिटल में यहाँ पे एक नोड रहता है, s ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये s ऑर्बिटल है ना। s ऑर्बिटल जब हम 1s देख रहे हैं तो न्यूक्लियस के पास कोई नोड नहीं है। अब साई की वैल्यू जहाँ पे 0 हो रही होगी वहाँ पे नोड होगा, तो यहाँ पे एक नोड आ गया, यहाँ पे दूसरा नोड आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट नोड है और यहाँ पे सेकंड नोड है जहाँ पे साई 0 हो रहा है। साई इक्वल टू अगर 0 है तो फिर साई स्क्वायर 0 है, साई स्क्वायर 0 है मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है। तो 2 रेडियल नोड्स आ रहे हैं, रेडियल नोड का फॉर्मूला है n-l-1, l की वैल्यू 0 है क्योंकि s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल हमने बताया कैसे है, तो n-1 इक्वल टू 2 मतलब n इक्वल टू 3, मतलब ऑर्बिटल जो है वो 3s है, 3s। When a large amount of KMnO4 is added
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड एक्सप्लोसिव कंपाउंड इज फाउंड। एक्सप्लोसिव, अब ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। Mn2O7 जो है वो हाईली रिएक्टिव और हाईली एक्सप्लोसिव होता है, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। A binary solution contains x1 x2 mole fraction of two component having vapor pressure this total vapor pressure। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। प्रेशर जो होता है टोटल वो x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट, और हमें क्या चाहिए, हमें x1 के टर्म में चाहिए x1 P1 नॉट प्लस x2 को लिख देते हैं 1 माइनस x1 P2 नॉट, तो ये आ जाएगा P2 तो P2 नॉट बन गया, और x1 कॉमन अगर हम ले लें तो ये आ रहा है P1 नॉट माइनस P2 नॉट, तो यही तो करेक्ट आंसर लग रहा है ये। इन द रिएक्शन दिस THCl क्या करता है, THCl इस OH को एक बेटर लिविंग ग्रुप बना देता है, OTS को वेरी गुड लिविंग ग्रुप बना देता है। तो LiLH4 माइनस के साथ तो हम SN2 रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो SN2 रिएक्शन अगर इस पे हो जाएगी, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है SN2 रिएक्शन इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं LiLH4 के साथ। रिएक्शन ऑब्वियसली ये सब हम कम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन का अटैच दिखा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन आर अल्फा एल अमीनो एसिड। बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन्स एल होता है और ग्लूकोज या ये सब जो होता है वो डी होते हैं, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। अमीनो एसिड कंटेन NH2 एज वेल एज CO2H ग्रुप, बहुत ही बढ़िया बात बोलिए। अमीनो नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर ऑलवेज सेम, ये तो बढ़िया बात नहीं बोल पाया, गलत है। क्यों, जैसा कि एस्पार्टिक एसिड है, या जैसे एस्पार्टिक एसिड ही लेता है, CO2H दो मोल है इसमें, मतलब ये है CO एस्पार्टिक एसिड, तो इक्वल नहीं है NH2 और CO2H। थर्ड गलत है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइपोलर आयन इज मैक्सिमम एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो ये भी सही बात है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते ही उसको है जहाँ पे वो डाइपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो 1 2 4 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 2 सल्फर एटम्स इन द थायोसल्फेट, थायोसल्फेट क्या होता है H2O3 2 माइनस, ऑक्यूपाई इक्विवेलेंट पोजिशन, तो ये तो लगता है वहाँ गलत स्टेटमेंट है। H2O3 2 माइनस अगर हम देखें तो ये ऐसा है, आप चाहो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड शो कर सकते हो, बट इक्विवेलेंट पोजीशन, ये तो सेंट्रल, एक सेंट्रल है और एक टर्मिनल है, तो यही गलत हो गया। तो हमें यही तो पूछा गलत कौन सा है। बाकी आइस के बारे में बताया हुआ है, आइस रिजल्ट्स फ्रॉम कूलिंग ऑफ वाटर, सही बात है, वेयर एज स्नो रिजल्ट फ्रॉम कूलिंग ऑफ वेपर, सही है। तो फॉर्मेशन ऑफ आइस इज सॉलिडिफिकेशन, सही है, वेयर एज फॉर्मेशन ऑफ स्नो इज होर फ्रॉस्ट, तो फ्रॉस्ट बनता है। आइस सब्लाइम्स ऑन मून, मून में ऐसे भी प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर बहुत कम रहेगा तो फिर सॉलिड टू गैस टू सॉलिड ही कन्वर्जन, सॉलिड टू गैस ही कन्वर्जन होगा सीधा। प्रेशर अगर बहुत कम है तो फिर इधर ही सीधा सीधा सब्लिमेशन हो जाएगा, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। द सॉल्ट यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग बीट टेस्ट, अब ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट्स बोलते हैं, कलर्ड आयन डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, हीट करते हैं तो NaPO3 बनता है, जो भी है ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आयंस के लिए डिटेक्शन का टेस्ट है, कलरफुल जो भी कलर बनता है। फॉर डेनियल सेल दिस द रिएक्शन कोशेंट Q, हमें क्या चाहिए, हमें Q की वैल्यू चाहिए, तो ई सेल जो है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल और माइनस 0.059 अपॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है log Q। अब देखो जब log Q की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब सब तो ई सेल इक्वल टू E0 हो जाएगा, और E0 हमें यहाँ पे गिवन है 1. OA की वैल्यू 1.10 है, तो ये 1.10 हो गया, और ई सेल दिया हुआ 1.1591, तो इसको भी 591 कर देते हैं, 0.0591/2 log Q। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये इधर आएगा तो 0.0591 हो गया, ये हो गया माइनस 0.0591 अपॉन 2 log Q, ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे 1 टाइम्स, ये -2 आ रहा है, तो Q इक्वल टू 10⁻²² आ रहा है, 0.01 आ रहा है, 0.01 फर्स्ट ही करेक्ट आंसर है। विच अनायन इज़ वीकेस्ट बेस, वीकेस्ट बेस मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HNO3 यहाँ पे दिख रहा है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, HF है ये एसिटिक एसिड तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, CH3CO2H है, और ये फिनॉल है, नहीं सॉरी C2H5OH है, मतलब इथेनॉल है, तो
Strongest acid is HNO3, therefore NO3 minus is the weakest base. The weight of ethyl alcohol which must be added to 1 liter of water so that solution will freeze at 14 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब फ़ारेनहाइट को आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. नहीं कन्वर्ट कर सकते तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा. तो 14 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए -32 और इंटू 5/9 डिग्री सेल्सियस होता है. इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस कितना आ रहा है, 18 आ रहा है ना, -18/9, तो -2 × 5 -10 डिग्री सेल्सियस. तो -10 डिग्री सेल्सियस है, मतलब डेल्टा TF कितना है, डेल्टा TF 10 है. दिस इज इक्वल टू KF × M मोलालिटी. अब बस वैल्यूज़ पुट करते हैं. 10 बराबर KF है 1.86, मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास कितना है, 1 लीटर मतलब 1 kg, 1 लीटर मतलब 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ग्राम 1 kg. ठीक है, तो मोलालिटी 1 kg ले लेते हैं, 1000 ग्राम ले लेते हैं. ठीक है, अच्छा ये kg में ही दिया हुआ है तो हम kg में ही रख देते हैं, इसको 1 kg ही रहने देते हैं ताकि kg और kg कैंसिल हो जाए. तो n जो आ जाएगा वो 1000/186 आ गया. हमें क्या चाहिए, हमें मास चाहिए, तो मोल्स को फिर मोलर मास से और मल्टीप्लाई कर देते हैं. इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल का मास कितना हो जाएगा, C2H5OH, मतलब ये हो गया 12 दूनी 24, 5 16 और 1, तो 16 और 5 22, 16 और 5 6 5 11 21, 21 और 1 22, 22 और 4 22, 4 2 6 2 2 4 46. तो इसको मास जो होगा वो 1000/186 × 46 आ जाएगा. ठीक है, तो बस अब इसको डिवाइड करना है, यही तो मेन काम है. तो 46,460 को ही डिवाइड करते हैं अपॉन 186 से. तो 2 टाइम्स तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है पहले. 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17, 2 1 2 1 3, 372, 8 2 10, 9 7 16, 8 7 15 और 0 हो गया. तो 0.0 186 टाइम्स. अब ये किस कितने से जाएगा, अच्छा 7 से तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा. 8 चौके 32 आ रहा है, क्योंकि 6 चौके 24, 8 चौके 32, 33 34, 3 4 1 4 3 7 7 44, ये सही है. तो 2.4 के अराउंड वैल्यू आ रही है, 247.31 करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोएल्केन विल गिव नाइट्रोलिक एसिड विद दिस. अगर आपको ये ध्यान हो तो ये विक्टर मेयर टेस्ट का है. विक्टर मेयर टेस्ट जो है उसका रिएक्शन है, जैसे इथेनॉल लेते हैं तो इथेनॉल को पहले हम आई के साथ या HI के साथ कन्वर्ट करते हैं आई में, फिर इसको हम NO2 ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं. और इसके पास ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अभी तब से हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन की एसिडिटी के कारण ये नाइट्रोलिक एसिड मतलब NOH और NO2 में कन्वर्ट हो जाता है. तो जो ये 1 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट है, जो कि फिर ब्लू रेड कलर इसको फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करता है, तो फिर ये ब्लू रेड कलर देता है. तो 1 डिग्री के साथ ये रिएक्शन होती है. अब देखें तो ये 2 डिग्री से बन रहा है बेसिकली, तो ये तो नहीं देगा आगे जाकर रिएक्शन. CO2 नाइट्रोल बना लेगा ये 3 डिग्री है तो ये भी नहीं देगा. ये 1 डिग्री है, CH2 और NO2 लगा हुआ है, दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये करेक्ट आंसर है, ये रिएक्शन दे देगा. तो आप एक बार विक्टर मेयर टेस्ट को दोबारा अच्छे से करिए, क्योंकि बीच से क्वेश्चन आया हुआ है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कभी. द कोआगुलेशन वैल्यू आर एज फॉलोज. फ्लॉक्यूलेटिंग पावर, तो फ्लॉक्यूलेटिंग पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोआगुलेशन वैल्यूज़ है. जैसे कोआगुलेशन वैल्यू सबसे ज़्यादा दिया हुआ है NaCl के लिए, तो ये सबसे कम हो जाएगा, तो 1 सबसे कम है, देन 2, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. Which of the following correctly represent variation of half life with initial concentration of a zero order reaction. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम देखें तो AT बराबर A0 - KT होता है. ज़ीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ के लिए इसको A0/2 कर देते हैं, तो टाइम पीरियड भी T½ हो गया. तो यहाँ से KT ½ आ रहा है, दिस इज़ इक्वल टू A0/2, या फिर T½ जो है ये आ रहा है A0/2K. A0 हमें दिया हुआ है कि इसको A के टर्म में लेना है, तो A/2K. तो यहाँ से ये भी आ रहा है कि T½ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, तो वो केवल A ऑप्शन में दिख रहा है हमें, T½ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. तो ये ध्यान रखना है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आपको हाफ लाइफ और ये सब याद नहीं है, एक है कि अगर आपको ये हाफ लाइफ डायरेक्टली याद है तो
तो आप डायरेक्टली काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेरिवेशन बहुत आसान है। इन द गिवन रिएक्शन एक्स एंड वाई, अब ये सब रिएक्शन ज़्यादा हम पढ़ते नहीं हैं, सी एच डबल बॉन्ड ओ माइनस है और इसको हम 400 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग कर रहे हैं, तो ये खुद ज़्यादा डिकम्पोज होने की हालत में दिख नहीं रहा है। एक और कंपाउंड के साथ ये बेसिकली डिकम्पोज होता है, H2 यहाँ से डिपार्ट कर जाता है और ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सलेट आयन में। ये सब रिएक्शन अगेन सिलेबस थोड़े बाहर जाते हैं, तो H2 तो बनता हुआ दिख रहा है और CO2 माइनस बन रहा है। इन द रिएक्शन सीक्वेंस दिस प्रोडक्ट विल बी, पहले रिएक्शन ही देख लेते हैं। C6H5OH है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, NaCN के साथ रिएक्शन होगी, Cn माइनस इस पर अटैक करेगा, H प्लस भी है, HCl है तो OH प्लस बना दो पहले और ये ग्रुप इस पर इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया Cn और यहाँ पे लग गया OH। हाइड्रोलिसिस करेंगे Cn का तो Cn CO2H में एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये CO2H बन गया और ये OH बन गया, तो ये यहाँ पे कायरल सेंटर दिख रहा है हमें, तो ये रेसिमाइज हो रहा होगा। कायरल सेंटर है तो प्लस माइनस दोनों बनेंगे जनरली, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टार्टिंग मटेरियल रहता है, तो जनरली जो प्रोडक्ट है वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, और अगर कायरल बन रहा है तो फिर रेसिमिक बनेगा, तो ये रेसिमिक फॉर्म हो जाएगा। ऐसे भी आप सोचिए कि डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो Cn ऊपर से बाहर से भी अटैक कर सकता है, अंदर से भी अटैक कर सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी, तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन रहा है, अल्फा पोजीशन पे OH लगा हुआ है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी करेक्ट। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड इज मिक्सड विद FeCN होल ट्वाइस, Cn माइनस को FeCN होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो ये गया पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो ये बन जाएगा FeCN होल 6 4 माइनस, 2Cn माइनस के साथ हो जाएगी रिएक्शन। तो अब हमें बोल रहा है कि द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल गिव टेस्ट फॉर FeCN होल 6 4 माइनस आयंस, और K प्लस तो KCN के साथ है तो K प्लस आ जाएगा। दिस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, 2 डिग्री अल्कोहल है, देखें फर्स्ट वाले रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया हुआ है, डबल बॉन्ड OH है, CH3MgCl है, तो CH3MgCl ये नेगेटिव के जैसा अटैक करेगा, O माइनस है, तो ये बन रहा है यहाँ से CH3 आ गया और यहाँ पे OH आ जाएगा फाइनली, प्लस H प्लस कर देंगे आगे नेक्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड में H प्लस ऐड कर दो तो ये बन जाएगा, तो ये तो करेक्ट है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, सेकंड अगर हम देखें तो यहाँ पे इस बार तो इसी को MgBr लिया हुआ है और इसका रिएक्शन करा रहे हैं C डबल बॉन्ड OH के साथ, तो ये नेगेटिव है, इस पर अटैक करेगा तो O माइनस बन जाएगा, और फिर H प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये फिर से OH बनता हुआ दिख रहा है, तो ये भी दे रहा है हमें सेम प्रोडक्ट। अब NaBH4 के साथ इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्टली सेम प्रोडक्ट दे देगा, बेंजीन है ही, और ये OH और CH3 बन जाएगा, मतलब ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 टेक्स प्लेस एज फॉलोज, D इज़ द वेपर डेंसिटी एट इनिशियल स्टेज, D इज़ द वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। वेपर डेंसिटी जो है वो मोलर मास ऑफ गैस या मोलर मास अपॉन मोलर मास ऑफ H2 होता है, ठीक है, तो मोलर मास ऑफ H2 मतलब कि मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें बोला जा रहा है वी गेट फॉलोइंग ग्राफ व्हेन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ रिलेट करना है। N2O4 है और 2NO2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इनिशियली हम मान लेते हैं कि 1 मोल है, तो 1 मोल मान लेंगे तो मोलर मास के इक्वल इसका मास आ जाएगा, और अगर अल्फ़ा चेंज होता है तो ये 2 अल्फ़ा बन जाएगा, तो ओवरऑल 1 माइनस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, तो टोटल मोल्स फाइनली कितने आ रहे हैं, टोटल मोल्स आ रहे हैं 1 प्लस अल्फ़ा। तो मीन मोलर मास अगर चाहिए, मीन मोलर मास जो है ये इक्विलिब्रियम पे है, और मीन मोलर मास वेपर डेंसिटी के टर्म में क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी के टर्म में मीन मोलर मास बाई 2 आ जाएगा, मतलब वेपर डेंसिटी हमें दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पे स्मॉल d से लिखना है हमें, स्मॉल d इज इक्वल टू मीन मोलर मास बाई 2, मतलब मीन मोलर मास इक्वल टू 2d, दिस इज इक्वल टू स्टार्टिंग मास अपॉन और टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स है 1 प्लस अल्फ़ा, और ये जो मोलर मास है इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स कैपिटल D अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, तो 2D बराबर 2D अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ से आ रहा है D बराबर D बाई 1 प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या आ रहा है यहाँ से 1 प्लस अल्फ़ा बराबर D बाई स्मॉल d, तो अल्फ़ा बराबर D बाई स्मॉल d माइनस 1। अब इसको आपको कंपेयर करना है y इक्वल टू
ये तो एम एक्स है प्लस सी से, तो यहाँ से देखेंगे कि जो वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव में कहीं पे ग्राफ को कट कर रहा होगा, -1 पे इधर कहीं कट करेगा। तो ठीक है, अब हमें क्या बताया हमें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एट ए क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू 0 है, तो अल्फ़ा को 0 रख दो, अल्फ़ा 0 रखेंगे तो डी बाई डी की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो डी बाई डी की वैल्यू 1 किस में है, सी ऑप्शन में, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज़ करेक्ट, आयनिक साइज़ ये तो गलत है, P3 माइनस की साइज़ ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जनरली Na+ की साइज़ बड़ा हो जाता है, Na+ है ना, छोटा आयन है, ज़्यादा हाइड्रेशन हो जाएगा तो फिर ये भी गलत दिया हुआ, तो बड़ा हो जाएगा तो फिर कंडक्टेंस कम हो जाएगा, हाइड्रेशन के कारण ऐसा हो रहा है। Al3 + Mg2 + Na+ हाइड्रेटेड साइज़, ये सही बात है, जितना ज़्यादा ये छोटा कटायन है और हाईली चार्ज है तो ज़्यादा H2O इसको सराउंड कर लेगा Al3+ को, इनफैक्ट H2O लेयर ऑफ H2O सराउंड कर लेते हैं इसको, इसके पीछे भी H2O सराउंड कर लेंगे इसको, तो जो साइज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना, इतना बड़ा सा साइज़ हो गया इसका, तो करेक्ट स्टेटमेंट है सी। आयनिक मोबिलिटी अगेन जैसा बी में है वैसे ही सी डी में भी होगा। ए 110 वोल्ट लैम्प इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल CdSO4। तो हम पहले करंट निकाल लेते, करंट कितना है, पावर दिया हुआ है हमें, तो V इंटू आई है, तो करंट आ जाएगा यहाँ से 110/110, तो ये 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है और 10 आवर के लिए कर रहा है, तो चार्ज आ जाएगा, 1 एम्पियर करंट पास किया है 10 आवर्स के लिए, मतलब 10 इंटू 360 3600 सेकेंड, और 1 एम्पियर सेकेंड में 1 कूलम चार्ज होता है। हमें क्या करना है, हमें CD डिपॉजिट करना है, CD डिपॉजिट करने के लिए Cd2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये CD सॉलिड बनेगा, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 मोल CD बनता है। तो अब 1 कूलम चार्ज है और 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है इसका चार्ज होता है 96500 कूलम, तो मोल इलेक्ट्रॉन पे हम आ गए। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मास, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल CD बनता है, अभी देखा हमने 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल CD बनता है, और 1 मोल CD का मास, 1 मोल CD का मास है 112.4 ग्राम, तो 0 को कैंसिल कर देते हैं बस, तो यहाँ से वैल्यू आ रही है 360/965 इंटू 2 इंटू 112.4 ग्राम। अब ये वैल्यू हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, तो इसको 2 से तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 5 10, 256.2, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम देखें 56.2 है वैल्यू, तो अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, 965 गिवन है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स कैंसिल होगा, मतलब 2 से तो कम ही वैल्यू आएगी, है ना, 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, 1.8 मान लेते हैं। तो अगर इसको डिवाइड करें तो अगर ये 1.8 के अराउंड आएगी, मतलब ये जो वैल्यू होगी 360/1.8, ये कितना आएगा, 20 से ज़्यादा आएगा, सॉरी, अगर ये 20 रहता तो जैसे 360/20 रहता अगर, तो ये वैल्यू आ जाती 18, है ना, तो फिर अगर उससे कम वैल्यू गिवन है, 1.8 है मतलब उससे कम है, तो फिर इससे ज़्यादा वैल्यू होगी, मतलब 18 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो ये 20.96 आ जाएगा। तो या तो आप डिवाइड कर लो, प्रॉपरली डिवाइड करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन इंटेलिजेंटली आप हैंडल कर सकते हो सिचुएशन को। गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल, ट्रू और फॉल्स बताना है हमें। गोल्ड सीमेंट थर्माइट प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट का, सही बात है, तो ये ट्रू है। Mg इज़ एक्सट्रैक्टेड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस, नहीं, Mg को इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते, एक्वस से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें H2O का रिडक्शन हो जाता है जो हम नहीं चाहते हैं, H2O रिड्यूस होकर H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg का रिडक्शन नहीं होगा, तो ये फॉल्स है, सेकंड फॉल्स, तो ये दोनों बच रहे हैं। थर्ड देखें, एक्सट्रैक्शन ऑफ Pb इज़ पॉसिबल बाई कार्बन रिडक्शन, तो ये भी सही है, तो डी करेक्ट आंसर आ रहा है। सरफेक्स प्रोसेस आप फिर देख लो, क्योंकि ऑप्शन तो करेक्ट मैच होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, NH3+ मेटा डायरेक्टर है, सही बात है ये तो, NH क्योंकि इसके पास लोन पे है नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा,
दिस इज़ अ मेटा डायरेक्टर, ये तो गलत स्टेटमेंट लग रहा है। यही ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, डबल बॉन्ड ओ है, OCH3 है, OCH3 है। जैसे सिंपली जैसे बेंजीन के साथ अगर OCH3 रहता है वैसे ही केस है, तो ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ। ऑक्सीजन इधर लोन पेयर दे सकता है, ये अलग बात है कि ऑक्सीजन इधर भी थोड़ा दे सकता है, बट ये मतलब इधर अगर दे सकता है ऑक्सीजन ओवरऑल तो फिर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही माना जाएगा। तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, ये मेटा डायरेक्टर है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है ना। मेटा डायरेक्टर क्योंकि बोरोन के पास लोन पेयर है नहीं, बेंजीन अगर कनेक्टेड है इसके साथ तो ये क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ करेगा। CH3 इधर से विड्रॉ नहीं करेगा, इधर से विड्रॉ करेगा। तो CH3 मेटा डायरेक्टर गलत, ये भी गलत है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि B और D दोनों ही रॉन्ग है। XeF2 और XeF6 सेपरेटली हाइड्रोलाइज्ड। XeF2 का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो इससे प्रोड्यूस होता है Xe, HF और O2। ये सब रिएक्शन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। XeF6 का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो XeO3 और HF प्रोड्यूस होता है। अब देखें तो बोथ गिव्स आउट O2, ये तो गलत हो गया। XeF6 बोथ गिव्स आउट O2, हमें क्या बताना है, सही बताना है, ये तो गलत है। XeF6 गिव्स O2, XeF6 तो O2 दे ही नहीं रहा, ये भी गलत है। XeF2 अलोन गिव्स O2, ये सही बात है। नाइदर ऑफ देम गिव्स HF, बोथ ऑफ देम एक्चुअली गिव्स HF, तो ये C हो गया इसका आंसर। अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप विद एक्टिवेशन एनर्जी दिस, ओवरऑल रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट को रेट कांस्टेंट से इक्वेट किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से फंडामेंटल रॉन्ग है ये, फंडामेंटली इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स मिसमैच हो रहे हैं, है ना। इधर k है सिंपली और इधर k इंटू के बाई के है, मतलब k टू द पावर 2/3 है, तो यूनिट्स गलत होंगे, तो गड़बड़ आएगा कुछ। बट ये क्या चाहते हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं, हमें एक्टिवेशन एनर्जी तीनों गिवन है, EA1, EA2, EA3। जैसे k को अगर हम पुट करें, k है AE टू द पावर माइनस EA/RT, और या ln ले लेते हैं पहले, उसके बाद पुट करते हैं। ln अगर दोनों साइड लॉग ले ले, ln k बराबर 2/3 ln k1 प्लस ln k2 माइनस ln k3, ये आ जाएगा। लेकिन ln a यहाँ से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, है ना। ln a कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो फिर हम इसको प्रॉपरली वैसे लिख नहीं सकते। ये है ln a माइनस EA/RT, ये है 2/3 टाइम्स, और a हम तीनों के लिए सेम ले रहे हैं अभी, तो ln a प्लस ln a माइनस ln a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 ln a बचेगा सिंपली, और प्लस 2/3, और यहाँ से EA/RT, 2/RT कॉमन ही ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो RT कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा EA1 माइनस में ले लेते हैं इसको, माइनस, तो EA1 प्लस EA2 माइनस EA3। ठीक है, तो वो क्या चाहते हैं, ये बेसिकली ये चाहते हैं कि आप इन दोनों टर्म को आपस में कंपेयर करो। इन दोनों टर्म को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये जो है, ये यहाँ से आ जाएगा 2/3 टाइम्स EA1 प्लस EA2 प्लस माइनस EA3। तो ऐसे तो गलत है, अब डायरेक्टली कंपेयर ऐसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, बट ठीक है, थोड़ा इंटेलिजेंटली हमें ऑप्शन, हमें तो चूज़ करना है, हम यहाँ पे सही गलत डिसाइड करना ज़्यादा नहीं बैठा। हाँ, हम बता रहे हैं आपको कि गलत क्या है, बट करेक्ट ऑप्शन तक जाना भी हमें ज़रूरी है। तो EA1 प्लस EA2 180 प्लस 80 माइनस 50, इतना किलो जूल आ जाएगा। तो ये वैल्यू 80 माइनस 50 30 हो गया, ये 180 प्लस 30 210, तो 210 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 70 इंटू 2 140 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, तो 140 किलो जूल पर मोल हो गया। तो होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। कुछ कुछ अगर फंडामेंटली रॉन्ग चीज़ें रहती हैं तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया है, और पेपर ऐसा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा स्कोर करना।